नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं 2025 बोर्ड परीक्षा का जो कल आपका पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, वो पेपर इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। और हूबहू दोस्तों आपका पेपर है वो ऐसा ही आने वाला है। तो चलिए अपन फटाफट से सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, ये वीडियो अपने साथियों को ज़रूर सेंड कर देना और अच्छे से इनको याद करके ज़रूर जाना है आपको, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा साथियों और भी पेपर की PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ से आपको सभी पेपर की PDF फाइलें मिल जाएगी, उनको आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका खंड ए में आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। करो या मरो का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स समझौता है वो कब हुआ था? तो साथियों ये समझौता है वो 1944 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे टिक करेंगे, 1944 वाला। सूती कपड़ा मिल से संबंधित है? तो साथियों सूती मिल कपड़ा जो है वो रिचर्ड आर्कराइट से रिलेटेड है। यानी कि ये इन्होंने इसकी शुरुआत में है वो स्थापना करी थी, या इनका वैज्ञानिक रूप इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे। आगे देखिए 1871 में ज्योतिबा फुले द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक थी उसका नाम आपको बताना है। तो 1871 में ज्योतिबा फुले के द्वारा जो प्रकाशित की गई पुस्तक है वह गुलामगिरी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो साथियों लगभग 43% जो भाग है वो किस में आता है? मैदानी भाग में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन नंबर सी आप टिक करेंगे। भारत का गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में विश्व में स्थान आपको बताना होगा, कौन सा स्थान है? तो साथियों विश्व में भारत का इस मामले में पहला स्थान है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो साथियों सबसे सस्ता साधन जो है वो हमारा जल परिवहन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे किस देश में सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं? तो दोस्तों वह करते हैं बेल्जियम। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आप यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का जो विभाजन है वो किस में होता है? तो ये केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्वे जो है वहाँ पे भी होगा, स्वीडन में, फिनलैंड सभी जगह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेशन जो कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है? तो दोस्तों वह करती है तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्राथमिक जो हमारा गतिविधियां है, प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें हमारे उत्पादन से रिलेटेड साधन आते हैं। कौन से उत्पादन से? जैसे कि कृषि कार्य है वो मोस्टली इसमें आता है। सेकंड जो है द्वितीय क्षेत्र है उसमें दोस्तों हमारे क्या आ जाता है, व्यापार से रिलेटेड होंगे। और तृतीय जो क्षेत्र होता है उसमें सेवा संचार आता है मेरा। कौन सा आता है? सेवा संचार, बैंक वगैरह इसी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखती है? तो साथ ही ये कौन रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक रखती है, जिसको अपन RBI बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर टिक करेंगे। देखिए निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? तो उसको बोला जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या बोला जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन नंबर द। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि डैश डैश में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी थी? तो ये लगी थी साथियों मुंबई में। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया इनका आंसर, आप देख लेना। अगली प्रश्न तो देखिए यहाँ पे जापान की सबसे पुरानी जो पुस्तक है वह कौन सी है? तो वो जाती है हमारी डायमंड सूत्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक प्रकार का संगठन है। तो साथियों ये हमारा गैर सरकारी संगठन है। अगला देखिए यहाँ पे तेलुगु तेलुगु देशम पार्टी का संबंध मुख्यतः किससे है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की पार्टी है। तो आंध्र प्रदेश आपको लिखना होगा। सरकार और उसके कामकाज के बारे में नागरिकों के द्वारा है वो किसके तहत जानकारी प्राप्त की जाती है? तो सूचना के अधिकार के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। आपको यहाँ पे सूचना का अधिकार लिखना होगा। अगला देखिए सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है, उसको दोस्तों उदारीकरण बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला लिखना होगा। फिर देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं जिनका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। तो देखिए यहाँ पे सत्याग्रह क्या है? तो साथियों यहाँ पे आपको लिखना होगा कि दमनकारी शक्तियों के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा प्रयोग किया गया एक अहिंसात्मक ढंग है, जिसको अपन सत्याग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी किससे ऊन खरीदते थे?
तो साथियों इंग्लैंड के जो कपड़ा व्यापारी थे वह स्टेपलर्स से ऊन खरीदते, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो साथियों 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में, कहाँ पे, अमृतसर जो पंजाब जगह है वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था भाई। आगे देखिए, भारत के स्थानीय बाजार में कहाँ के आयातित मालों की भरमार थी। तो दोस्तों भारत के स्थानीय बाजार की बात करें तो भारत में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। अगला देखिए, यहाँ पे भारत के किन्हीं दो प्रमुख भाग संरक्षण परियोजनाएं हैं उनका नाम लिखना होगा। तो पेरियार बाघ रिजर्व केरल व सरिस्का वन्यजीव पशु विहार राजस्थान, ये आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं भाई। आगे देखिए, कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोस्तों भारत का जो बेंगलुरु शहर है वह इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाता है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे देखिए, यहाँ पे बहुसंख्यावाद कायम रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम का उल्लेख आपको करना है। तो यहाँ भी आपको लिखना है कि श्रीलंका सरकार ने 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था। ये उनके द्वारा उठाया गया एक प्रकार का क्या था, बहुसंख्यावाद का कदम था। नेक्स्ट देखिए, विवाह तलाक उत्तराधिकारी से संबंधित कानून क्या कहलाता है। दोस्तों उसको बोलते हैं अपन पारिवारिक कानून। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है। तो ये करती है भाई भारतीय चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए खंड ब है, इसमें आपको लघुतात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। यहाँ पे देखिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे गांधी जी कौन कौन सी योजनाएं थी। साथियों आपसे बीच में रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले एग्जामों का वीडियो है वो आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। और ये पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे कैसे छपने वाले हैं, तो आप इनको एक बार ज़रूर याद करके जाना। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, असहयोग आंदोलन। तो देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे जो योजनाएं थी वो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि असहयोग आंदोलन जो है वह चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ये उनकी योजना थी। अंग्रेज सरकार द्वारा दी गई समस्त जो पदवियाँ थी, जो उपाधियाँ थी वो वापस कर दी जाएं। भारतीयों को सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, स्कूलों, विद्यालय परिषदों एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। यदि अंग्रेज सरकार दमनात्मक कार्य करती है तो व्यापक और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाए। ये इनका क्या था, उद्देश्य थे, योजनाएं थी। देखिए नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों को आपको समझाना होगा, ये क्या होते हैं। तो देखिए नवीनीकरण योग्य जो संसाधन है वे समस्त संसाधन जिनको भौतिक और रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादित किया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। उन्हें पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, कृषि आदि। अब देखिए, अब अनवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग एक बार उपयोग में लेने के पश्चात पुनः पूर्ति किया जाना संभव नहीं है, अनवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, वे संसाधन जिसमें सीमित मात्रा में होते हैं, जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया। जैसे कोयला है, आपने जलाया, एक बार जलने के बाद वो राख बन गया, उसको वापस से रिसाइकल नहीं कर पाते हैं अपन, वापस कोयला का रूप में उपयोग नहीं कर पाते हैं। खनिज हो गया, तेल हो गया, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये क्या हो जाएंगे, हमारे अनवीनीकरण संसाधन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, भूमि अपरदन प्रभाव नियंत्रण करना, उद्योग धंधों का विकास करना, जल परिवहन का विकास करना, मत्स्य पालन का विकास करना और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। ये सब किस में आते हैं, बहु उद्देश्य नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए, उपभोक्ता के हितों में सूचना पाने का अधिकार क्या है। तो सूचना पाने का अधिकार जो है वो उपभोक्ता को ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वह उसे माल की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक एवं मूल्य के बारे में सूचना प्रदान की जाए। यदि वे सूचनाएं माल के उत्पादक द्वारा नहीं लिखी गई है तो उपभोक्ता इन सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। यानी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें उसकी क्वालिटी लिखी रहती है, कितनी उसमें उसकी मात्रा कितनी है, कितने ml है, कितना kg में क्या है, वो सब लिखा हुआ रहता है। उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है, उसकी शुद्धता कितनी है, 100% शुद्धता है, 50% क्या चीज़ें, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। इसका पाने का अधिकार होता है। अब बाकी के प्रश्न देखिए, यहाँ पे श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने एक बड़े टकराव को रूप ले लिया है, इसको स्पष्ट करना है। क्या कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने में जरूरत हुआ। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना होगा संक्षेप में।
एजेंडा 21 क्या है, इस यो घोषणा पत्र के मुख्य उद्देश्य क्या है, जल संरक्षण हेतु आपको प्रमुख उपाय बताने होंगे, या जल संरक्षण का जो संसाधन है उनको संरक्षण करने के 3 उपाय लिखने होंगे। अब देखिए खंड 6 है, इसमें देखिए आपको पूछा गया है कि वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आपको करना होगा। और G77 से आप क्या समझते हैं। G77 को बिट्स वुड्स की संतानों की प्रक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, ये आपको करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या आपको करनी होगी। या अथवा में है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण हेतु कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो अनौपचारिक जो क्षेत्र है उनकी ऋणों की कोई 2 कमियां बतानी होगी आपको। और यहाँ पे देखिए आपको भारत में औपचारिक क्षेत्र के बारे में जो साख है उसको लिखना होगा, या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है उसके बारे में लिखना होगा। अब देखिए दिए गए भारत के मानचित्र में, रेखा चित्र में निम्नलिखित बॉक्साइट खानों को अंकित करना है, या फिर आपको क्या करना है, ऊर्जा संयंत्रों को अंकित करना है। तो ये आपको देख लेना है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है हूबहू, इन प्रश्नों को आप अच्छे से देख लेना। इसकी PDF फाइल साथियों हमारे ऐप पे अपलोडेड है, जहाँ पे आप कक्षा 10वीं के जो फोल्डर है उसमें जाके ले सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी मिलते हैं अगले और इम्पोर्टेंट पेपर के साथ। धन्यवाद।